नमस्कार साथियों। तो आज आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में मैं आपको बता दूं कि ये जो जियोग्राफी शब्द है वो कहां से आया। जो जियोग्राफी है वो जियोड शब्द से बना है। जियोग्राफी, जियोड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जो हमारी धरती की आकृति है, हमारी पृथ्वी की आकृति है, वो कैसी है? जियोड आकृति है। तो मैं आपको बता दूं, जियोड आकृति है हमारी धरती की ऐसे में, कहीं ये धसी हुई है और कहीं ऊपर को उठी हुई है। तो इसलिए ये जो आकृति है ये जियोड आकृति है। मैप में, ग्लोब में, यूट्यूब में, टीवी में कहीं भी आपको बताया जाता है तो अब पृथ्वी की आकृति की जो वीडियो होती है वो कैसे बताई जाती है? बिल्कुल गोल होती है। पृथ्वी की आकृति जो है वो गोल बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमारी धरती की आकृति गोल नहीं है। अब आप ये अनुमान लगाओ कि हमारा चेहरा है ये कहीं से अंदर धसा हुआ है, आंखें अंदर को धसी हुई है, माथा सपाट है, नाक ऊपर उठी हुई है, टोडी ऊपर उठी हुई है। तो ये जो इसको हम जियोड बोल सकते हैं क्योंकि ये गोल नहीं है। इसी तरह पृथ्वी भी गोल नहीं है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और सबसे नीची जगह कौन है? जो नीचे को है, मेरियाना ट्रेंच। सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी और सबसे नीची मेरियाना ट्रेंच। तो फिर ये गोल क्यों हो गई? ये गोल नहीं है, ये केवल बताने के लिए, मैप को दिखाने के लिए और उसको सही से बताने के लिए उसकी आकृति काल्पनिक गोल बनाई गई है। तो ध्यान से समझना, इसलिए ये आकृति जियोड है। ये जैसे कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है तो ये चोटी ऊपर को उठी होगी और यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच है तो ये अंदर को, ये जगह अंदर को धसी होगी। तो इसलिए ये इसको जियोड आकृति बोलते हैं। तो जियोड से बनता है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पहले आता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बाद आती है जियोग्राफी, फिर आती है ये टोपोग्राफी, उसके बाद आती है वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। जो इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है ये दोनों जियोग्राफी में कवर हो जाता है। जो एस्ट्रोनॉमी है इसके लिए अलग होता है और जो टोपोग्राफी है उसके लिए भी अलग होता है। अब बैलेंस तो सब बना के चलना होता है। आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपका बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। हम कहें कि जीएस वाले हैं, हम तो जीएस वाले हैं, आप सिर्फ केवल जीएस पढ़ो, मैथ में ध्यान मत दो, तो ऐसा आपके लिए नहीं चलेगा। आपको नो मैथ भी चाहिए होता है, इंग्लिश भी चाहिए होती है, साइंस भी चाहिए होती है, जीएस भी चाहिए होता है। हाँ, जीएस का आगे की पढ़ाई, जो आगे की बड़ी पढ़ाई होती है, जैसे यूपीएस की पढ़ाई होती है, बड़ी पढ़ाई होती है, उसमें जीएस का जो योगदान है वो ज्यादा होता है। लेकिन आपको बैलेंस बनाए रखना होता है। बिना बैलेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे कि हम मैथ नहीं पढ़ेंगे हम आईएएस बन जाएंगे। तो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो। आपको तो बैलेंस बना के चलना होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम जियोग्राफी जो पढ़ेंगे तो इसमें एस्ट्रोनॉमी जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे धरती की उत्पत्ति कहां से हुई ये एस्ट्रोनॉमी से में आता है, लेकिन जियोग्राफी का भी जो पहली भूमिका है वो तो यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको बता दूं, पहले हम पकड़ते हैं एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुए, मोटा मोटा मैंने बताया था। लेकिन कुछ फैक्ट थे जो छूट गए थे, वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले आता एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सबसे पहले आया, हमारा सूर्य। अब आकाश में हम रात को देखते हैं तो जितने भी तारे नजर आते हैं, जितने भी तारे नजर आते हैं, स्टार्स नजर आते हैं, वो सारे सूर्य हैं। सूर्य है वो सारे, जहां तक नजर जाती है हमारी सूर्य है। इनकी संख्या को गिनना भी मुश्किल है, इसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हमारे गैलेक्सी या ब्रह्मांड की स्टार्स की संख्या, तारों की संख्या गिनना चाहते हैं तो 100 अरब गुणा 100 अरब, 100 अरब गुणा 100 अरब, इसको गुणा करके जो निकलेगा वो होगी हमारे ब्रह्मांड के तारों की संख्या। केवल तारों की संख्या, निहारिकाएं इसमें अलग आती है। और उसके बाद जो तारों के उपग्रह हो गए, जो तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनकी संख्या छोड़ के केवल तारों की संख्या। अब तारा क्या होता है? तारा वो होता है जिसके पास अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है, यानी जो प्रकाश खुद बना सकता है और अपना गर्मी खुद दे सकता है, वो तारा कहलाता है।
तो हमारा जो सबसे नजदीकी तारा है वो सूर्य है। इसका हमने सूर्य इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये सब हमारा सबसे नजदीकी तारा है। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान की आबादी है 150 करोड़ आबादी में, आपका कोई विशेष आदमी होगा जिसका आप नाम रखेंगे, ठीक है, उसका आप विशेष नाम रखेंगे क्योंकि वो आपके ज्यादा करीब होगा। आपको बात समझ आ रही है? तो जो हमने अपने स्टार का नाम रखा है, वैज्ञानिकों ने सूर्य रखा, अंग्रेजी में इसको अंग्रेजों ने सन रखा, तो हमारे हिंदुस्तान में इसका नाम सूर्य रखा गया है। अब सूर्य में ये गर्मी कहां से बनती है और प्रकाश कहां से बनता है? सूर्य से पहले क्या होता है? सूर्य की उत्पत्ति कहां से होती है? सूर्य की उत्पत्ति में आपको बता दूं कहां से होती है? निहारिकाओं से होती है। कहां से होती है? निहारिकाओं से होती है। ध्यान से याद रखना आपने, स्टार्स की जो उत्पत्ति है वो निहारिकाओं से होती है। निहारिका एक तारा नहीं होता है, निहारिका एक गैसों का बादल होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि निहारिकाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, निहारिकाएं, ग्रह, स्टार, ये आकाश गंगाएं। तो निहारिका जो होती है वो एक गैसों का बादल होता है, गैसों का बादल होता है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन होती है और हीलियम गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब सूर्य का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन गैस का सनलाइन हीलियम गैस में हो जाता है। क्या गैस हो जाता है? ध्यान से याद रखना है आपने, हाइड्रोजन का सनलाइन किसमें हो जाता है? हीलियम में हो जाता है। तो आपने ये ध्यान से याद रखना है, हीलियम में हो जाता है। और निहारिका जिसे हमें क्या कहते हैं? नेब्यूला। इसे नेब्यूला, इसे निहारिका को हम नेब्यूला भी कहते हैं। निहारिकाओं को कई श्रेणियों में गिना जा सकता है। नेबुला हमें जो निहारिका है, निहारिका में जब गैसों का सनलाइन, और गैसों का नहीं, केवल हाइड्रोजन का सनलाइन जो है वो हीलियम में होता है, तो इसी कारण हमारे जो स्टार है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य बोल सकते हैं आप, तो सूर्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा यहां पर? क्या आता है? तारा। तारा ये आता है तारा। उसके बाद हाइड्रोजन का जो सनलाइन है वो किसमें हो जाता है? हीलियम में। किसमें हो जाता है? हाइड्रोजन का सनलाइन किसमें? हीलियम में हो जाता है। इसका जो इस विधि होती है, ये सनलाइन बोलते हैं इसको, सनलाइन। हाइड्रोजन का सनलाइन हीलियम में हो जाता है तो वहां से गर्मी उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से सूर्य का निर्माण होता है। उसके बाद अगर सूर्य का जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो वही तारा कहलाता है। क्या? वही तारा कहलाता है। क्यों वो तारा क्यों कहलाता है? क्योंकि जब कोई चीज 6000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होती है तो वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है। किसमें? प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है। ये प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है। पहले निहारिका आती है हमारी, नेब्यूला, जिसे नेब्यूला बोलते हैं। निहारिका से जो तारा बनने का प्रोसेस है, ये कोई 5-10 सालों का, 100 सालों का नहीं होता, ये करोड़ों सालों का समय लेता है। तो जब हाइड्रोजन का सनलाइन हीलियम में हो जाता है तो वहां से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और ऊष्मा इतनी ज्यादा हो जाती है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो प्लाज्मा अवस्था में, वो बादल जो था, जो मैंने बादल बताया था, वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। उसके बाद जब प्लाज्मा अवस्था, अब सूर्य के भी 3 प्रकार से देखा जा सकता है सूर्य को। उसकी गर्मी के अनुसार सूर्य को अनुमान जा सकता है कि इसकी गर्मी कितनी है। सबसे पहले जो कम गर्म सूर्य होगा, कम गर्म स्टार होगा, वो क्या होगा? लाल। वो होगा लाल। लाल होगा जब 6000 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान रहेगा, वो क्या होगा? लाल। तो आप ये समझो, जो लाल रंग का सूर्य होता है उसकी सबसे कम ऊष्मा देने वाला होता है, उसकी गर्मी जो है वो सबसे कम होती है। उसके बाद
अगर 6000 से ज्यादा हो जाता है, सपोज दैट 20,000, 30,000, 50,000 डिग्री सेल्सियस किसी का तापमान होता है, तो वो कैसा दिखता है? सफेद। वो कैसा दिखेगा? सफेद। 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 अगर 1000 में चला जाएगा, हजारों में, 20,000 मान के चलो, 20,000 में जाएगा तो वो सफेद हो जाएगा। और 20,000 से आगे, 20,000 से जब आगे बढ़ेगा, लाखों में टेम्परेचर जाएगा, तो उस सूर्य का रंग कितना होगा? नीला। जब नीला रंग होगा तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टार का जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा है। तो जो स्टार की गर्मी होती है उसके उसके सरफेस पर डिपेंड करती है, कि उसके रंग पर डिपेंड करती है। तो ध्यान से याद रखना, लाल रंग होगा तो कम गर्म होगा, सफेद होगा तो 20,000, लगभग 20,000, 50,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के उसका तापमान होगा। अगर नीला होगा, कोई स्टार नीले होते हैं, तो इसका अनुमान ये लगाते हैं वैज्ञानिक कि वो सबसे गर्म है। तो सबसे गर्म है। तो जो प्लाज्मा अवस्था है, सूर्य की अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था। जैसे लोहे को पिघला दिया जाए 4000 डिग्री पे, 5000 डिग्री पे पिघला दिया जाए तो वो तरल अवस्था में हो जाता है। तो उस अवस्था को भी क्या हम कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। धरती के अंदर का जो मैग्मा है, जो लावा है, उसको भी हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा अवस्था। वो भी एक प्लाज्मा अवस्था में है। और सूर्य भी हमारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य पे कोई ठोस जमीन नहीं होती है, वहां पे कोई पहाड़ियां नहीं होती है, इसलिए वो गैसों का मिश्रण होता है और बिल्कुल तरल प्लाज्मा अवस्था में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सूर्य जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा, तरल, गैस। तो कई स्टूडेंट जो हैं वो गैस लगा देते हैं कि ये गैस है ना, हाइड्रोजन का संलयन किसमें हो गया? हीलियम में हो गया, तो वो गैस हो गई। लेकिन यहां गलती कर देते हैं, वो गैस नहीं होता है, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। आपने ध्यान से याद रखना कि किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। और जब कम गर्म होगा तो लाल होगा, उससे ज्यादा गर्म होगा, ये 20,000 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो सफेद होगा, और जब लाख डिग्री सेल्सियस में होगा तो नीला हो जाएगा। ये सूर्य के प्रकार थे। और इतना प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या हुआ? फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे कि सूर्य की अवस्था, ये जो प्लाज्मा अवस्था है, ये सूर्य की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था सूर्य की चौथी अवस्था है। और पांचवी अवस्था जो है वो कौन सी होती है? वो आइंस्टीन। कौन सी? वो आइंस्टीन। वो आइंस्टीन जो है वो पांचवी अवस्था होती है किसी चीज की, लेकिन वो बहुत ठंडा होता है, वहां पे सब जमा हुआ होगा, तो वो क्या अवस्था कहलाई? वो आइंस्टीन। और सबसे गर्म अवस्था कौन होती है? प्लाज्मा। ठंडी अवस्था वो आइंस्टीन। आपने ध्यान से याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब सूर्य जब सूर्य जब सूर्य क्या करता है कि अब सूर्य, जैसे एक सूर्य का मान के चलो एक तारा है, तो ये हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, उसके कारण ये गर्म होता है। तो आपको मैं संलयन बता दूं, और विखंडन। विखंडन, परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? संलयन। विखंडन वो होता है सूर्य का, या किसी हाइड्रोजन और हीलियम का विखंडन वो होता है जो इंसान के कंट्रोल में हो, और कंट्रोल से इंसान उसको छोड़ भी सकता है, तो उसे विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विखंडन। और जो इंसान के ना ही कंट्रोल में है और कंट्रोल से बाहर है, उसको बोलते हैं सनलाइन। तो सनलाइन, चाइना ने एक बार परीक्षण किया था, 155 सेकंड तक उन्होंने सनलाइन को, एक सनलाइन विधि को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसके बाद वो नहीं कर पाए थे, केवल 155 सेकंड तक। अब हमारे एक रिसर्च सेंटर है, भाभा रिसर्च सेंटर, मैं आपको बता दूं, वहां भी सनलाइन विधि पर एक रिसर्च चली हुई है। उनका कहना है कि कुछ सालों में हम इस पे रिसर्च कर लेंगे, और जब टेक्नोलॉजी की बढ़ेगी तो 40-50 साल में हम एक सनलाइन विधि करके हम एक अपना सूर्य बना देंगे।
लेकिन वो नामुमकिन है। सूर्य बनाने चले हैं, सूर्य नहीं बनेगा। तो जब 155 सेकंड तक चाइना ने परीक्षण किया था कि उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो आपने न्यूज में सुना था कि चाइना वालों ने जब ये सोशल मीडिया में आपको पता है बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जो नहीं होता है 1% होता है उसका 1000% गुना ज्यादा बढ़ा के बताते हैं। तो आपने पढ़ा था, सोशल मीडिया में देखा था कि चाइना ने अपना सूर्य बना लिया है। तो वो सूर्य नहीं बनाया था, केवल 155 सेकंड तक जो सनलाइन था, सनलाइन जो था वो सूर्य का हीलियम और हाइड्रोजन का सनलाइन उसको कंट्रोल में लिया था, केवल 155 सेकंड तक। आई होप यहां तक समझ आपको आ गया। उसके बाद चलते हैं, जो तारे मरते हैं, तारा जो होता है, अब ये स्टार है, एक स्टार है, ये स्टार है, ये एक तारा लेके चलो, तारा। अब तारा जब मरता है तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का सनलाइन होना बंद हो जाता है। हाइड्रोजन का सनलाइन किसमें होता है, हीलियम में। तो इसमें बंद हो जाता है, लेकिन पूरे में बंद नहीं होता। पहले सेंटर से इसकी शुरुआत होती है। कहां से, सेंटर से। जब सेंटर में इसके सनलाइन बंद हो जाएगा, हाइड्रोजन का सनलाइन हीलियम में बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा। इसका आकार क्या हो जाए होगा, बढ़ जाएगा आकार। आकार बढ़ जाएगा तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, स्टार की अब आकार जो बढ़ गया, तो इस अवस्था को हम कहते हैं, ये स्टार, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बामन, श्वेत ब्राह्मण, सॉरी, श्वेत वामन या ब्लैक ड्वार्फ। ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ या श्वेत वामन, इसको श्वेत वामन कहा जाता है या ब्लैक ड्वार्फ। जब स्टार 6000 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, लाल, तो उसको कहेंगे रेड जाइंट या लाल दानव। इसको कहेंगे लाल दानव, लाल दानव या रेड जाइंट। जाइंट क्या होता है, दानव, तो इसको कहेंगे रेड जाइंट। जब ये मरने की कगार में आएगा तो इसका प्रकाश कैसा होगा, लाल हो जाएगा। और उसके बाद जब वे उसका जो बीच का हीलियम सनलाइन जो बंद हो जाएगा तो वे सफेद दिखाई देगा और उसका आकार भी बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, श्वेत वामन। श्वेत वामन पहले क्या आ गया, लाल दानव या रेड जाइंट, उसके बाद आ गया ये श्वेत वामन, ये व्हाइट, सॉरी ब्लैक नहीं व्हाइट है, ये आगे व्हाइट, व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन। श्वेत वामन, इसके बाद स्टार की, जो स्टार होता है उसकी एक तीसरी चरम सीमा होती है, और जो श्वेत वामन होता है इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंतिम सांस लेता है, उस समय ये स्टार अपना अंतिम सांस लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं और हिंदी में इसे श्वेत वामन कहते हैं। उसके बाद जब ये स्टार फिर इसमें हीलियम और गैस, जो गैसें हैं वो बनना बंद हो जाती है, इसका सनलाइन बंद हो जाता है, हाइड्रोजन का हीलियम में सनलाइन बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, तो ये बन जाता है फिर काला वामन। काला वामन, ये हो जाता है काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। तो यहां तक आपको समझ आ गया, क्या हो गया, जब तारा मरने की कगार में आता है तो क्या होता है, उसका जो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल, तो उसको क्या कहेंगे, लाल दानव या रेड जाइंट। उसके बाद उसका आकार बढ़ जाता है और वो सफेद दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। उसके बाद जब वो मर जाएगा पूरी तरह, उसमें जो गैसें बनना बंद हो जाएगी, सनलाइन बंद हो जाएगा, तो वो एक काले रंग में हो जाएगा, काला मटेरियल हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि तारा जो है, एक इसमें क्या होता है, ये तारा जो है, ये प्रक्रिया केवल छोटे तारों में होती है।
ये वाली प्रक्रिया जो है ये छोटे तारों में होती है। एक होता है फिर बड़ा तारा, जो बड़ा तारा होता है जिसे सुपरनोवा भी बोलते हैं, सुपरनोवा या अभिनव तारा। क्या? अभिनव तारा। ध्यान देखिए, अभिनव तारा, सुपरनोवा या अभिनव तारा, और इसे विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा, अभिनव तारा या विस्फोटक तारा। इसमें यह प्रक्रिया नहीं होती है, ये केवल छोटे तारों में होती है। आगे बताऊंगा कि कितने छोटे और कितने बड़े। ये जो छोटे साइज के तारे होते हैं, हमारे सूर्य को मान के चलो इतने, लगभग इतने बराबर का जो तारा होगा, तो उसमें ये प्रक्रिया चलेगी। पहले लाल दानव बनेगा, फिर श्वेत बामन बनेगा, फिर काला बामन बनेगा। तो उसके बाद ये जो अभिनव तारा बताया मैंने, ये जो बड़े तारे होते हैं इसमें क्या होता है, विस्फोटक तारा भी होता है। ये श्वेत बामन नहीं बनता है, ना ही ब्लैक बामन बनता है, ये काला बामन भी नहीं। इसमें विस्फोट हो जाता है और फट जाता है। फट गया, विस्फोट हो गया, टूट गया, टुकड़ों टुकड़ों में, चिथड़ों चिथड़ों में हो जाता है। और इससे क्या बनता है, एक बनता है न्यूट्रॉन तारा। क्या हो गया? एक हो गया न्यूट्रॉन और दूसरा हो गया, एक न्यूट्रॉन तारा हो गया जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, जो उसके टुकड़े होंगे बड़े बड़े, वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। एक बनेगा पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर। ये बनेगा पल्सर। एक बनेगा क्वेसर। ये बनेगा क्वेसर। जब ये अभिनव तारा टूटेगा तो क्या बनेगा? एक न्यूट्रॉन तारा बनेगा, जो छोटे होंगे वो पल्सर होगा, और कुछ बनेगा क्वेसर। क्या? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। आप पल्सर जो बाइक होती है पल्सर, उससे भी याद रख सकते हैं कि पल्सर एक होता है क्वेसर, जो श्रीनगर वाला केसर होता है, उसी तरह से मान के चलो क्वेसर। लेकिन जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो, उसमें क्या होता है, ये साइज में बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है। जो ये पल्सर होता है, ये चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। और जो क्वेसर होता है, इसमें चुंबकीय प्रभाव बहुत होता है। ये चुंबकीय होता है, इसमें चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होता है। पल्सर में, पल्सर चमकीला होता है, जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो साइज में बड़ा होता है। आपने ध्यान से याद रखना, जब अभिनव तारा टूटेगा, अभिनव तारा को क्या बोलते हैं? अभिनव तारा, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा। जब विस्फोटक तारा टूटेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा। न्यूट्रॉन साइज में बड़ा होता है, पल्सर चमकीला होता है, और क्वेसर चुंबकीय जो प्रभाव है इसमें ज्यादा होता है। अब जो ब्लैक होल होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? तो इसी कारण से ब्लैक होल का निर्माण होता है। जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारा जो होता है, सारे न्यूट्रॉन नहीं, कुछ कुछ न्यूट्रॉन, जो सारे न्यूट्रॉन है वो नहीं, कुछ न्यूट्रॉन ऐसा हो जाता है, कईयों में प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि इसमें ये तारे जो हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब बड़े होते हैं, ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू, इतना सिकुड़ जाते हैं, इतना सिकुड़ जाते हैं कि इनका जो घनत्व है वो कई लाखों गुना जो है वो बढ़ जाता है। इतना घनत्व बढ़ने के कारण ये एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, सारे तारे ऐसा नहीं करते, सारे ऐसा नहीं करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू करते हैं। ये करोड़ों साल का प्रोसेस होता है इन चीजों में, जो है वो जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है इसमें। तो करोड़ों साल बाद ये सिकुड़ इतना सिकुड़ जाता है कि इसमें इतना घनत्व ज्यादा हो जाता है कि ये मान के चलो आप कि एक चम्मच यहाँ की जो मिट्टी होगी या इसका जो मटेरियल होगा, एक चम्मच
मतलब बर्फी आपने देखा होगा, लड्डू, जो मिठाई का डब्बा होता है उसमें लड्डू कितना होता है, बेसन का लड्डू होता है, कोई क्या लड्डू होता है, कोई शायद मेरे को उतना नाम का भी पता नहीं होगा किस प्रकार के कितने लड्डू होते हैं। तो उसका जो एक लड्डू के बराबर उसका मटेरियल, उसकी मिट्टी को लिया जाए तो हमारे धरती के लगभग 10 या 12 हाथी के बराबर उसका भार होगा। आप सोचेंगे कि ये अनुमान कैसे लगाया। अब नजदीक जाएंगे, ब्लैक होल के कोई नजदीक जाएगा तो वहां इतना चुंबकीय प्रभाव होगा कि वापस वहां से कोई नहीं आएगा। किसी हम अपने यान को वहां भेजेंगे तो भी वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो हम गणना के अनुसार उस प्रकाश का अनुमान लगा के सूर्य के प्रकाश का जो गर्मी है सूर्य की, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य इतना गर्म है। अब कुछ नीचे ऊपर होता है, इसमें पूरी थ्योरी नहीं होती कि इतना ही होगा, कुछ नीचे ऊपर हो जाता है। तो इसी कारण ब्लैक होल का जो घनत्व होता है वो भी इसी कारण मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसका घनत्व मापने से ये होता है, वैज्ञानिकों ने ये सब बताया है कि केवल 1 चम्मच वहां की मटेरियल, वहां की मिट्टी जो है, केवल 1 चम्मच का भार हमारे 10 या 12 हाथियों के बराबर होता है। अगर कोई एक लड्डू के बराबर, अखरोट के साइज का लड्डू के बराबर मिट्टी आ जाए तो वो हमारा शरीर फाड़ के दूसरी तरफ चली जाएगी। इतना तो बुलेट प्रूफ, जो बुलेट हमारी गोली होती है, AK-47 की गोली होती है, उससे भी 1000 गुना जो है उसका ज्यादा पावर होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे अगर कोई ब्लैक होल छोटा साइज में, मान के चलो कोई छोटा है, ब्लैक होल छोटा है, धरती से टकरा जाता है तो धरती के इस साइड से उस पार निकल जाएगा वो होल, इस साइड से उस पार निकल जाएगा। इतना उसका घनत्व होता है जो कि हमारी धरती पर किसी भी मटेरियल का घनत्व नहीं होता। अगर किसी का घनत्व ज्यादा है इस वर्ल्ड, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में, तो ब्लैक होल का होता है। इस ब्रह्मांड को खतरा है तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल का होता है खतरा। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि चुंबकीय प्रभाव सबसे ज्यादा क्वेसर में होता है, पल्सर में चमकीला होता है पल्सर, लेकिन पल्सर कई बार चमकता है। पल्सर में खुद चमकने की शक्ति होती है। और ये जब अभिनव तारा होता है तो ये टूट के ये तारे 3 प्रकार के तारे बनते हैं। एक न्यूट्रॉन तारा बनता है, एक पल्सर बनता है, एक क्वेसर बनता है। तो अब ये जो तारे थे, तो मैंने बताया कि ये जो प्रक्रिया है, एक तारा अगर बनेगा तो श्वेत वामन बनेगा, काला वामन बनेगा, और एक अभिनव तारा होगा वो टूटकर न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ये प्रक्रिया किसमें होगी? इस तारे में होगी या इस? मैंने बताया कि ये जब छोटे साइज के होते हैं तो ये काला वामन बनता है, और बड़े साइज का होगा तो ये न्यूट्रॉन और क्वेसर और पल्सर बनेगा। तो इसकी थ्योरी जो है, जो हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हमारे एस्ट्रोनॉमर्स है, जो कि उन्होंने ये थ्योरी दी है कि कोई हमारे जो हम आज का हमारा सूर्य है, सूर्य से कोई 1.5 गुना कम होता है या सूर्य के बराबर होता है तो वो मरने के बाद पहले श्वेत वामन फिर काला वामन बन जाएगा। और हमारे सूर्य से 1.5 गुना कोई बड़ा होगा, सुपरनोवा होगा, 1.5 गुना से बड़ा होगा या उससे भी बड़ा होगा। आपने कई, मतलब हमारे पास ऐसे कई तारों की खोज हो गई है जो हमारे सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़े हैं। तो जब वो तारा मरेगा तो वो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर इस प्रकार का निर्माण करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको ये एस्ट्रोनॉमी की एक थ्योरी बताई है जो कि जियोग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। जब तारा बनता है तो क्या होता है? निहारिका से तारा बनता है। निहारिका में क्या होता है? हीलियम का हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है। जब 6000 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था में 4 अवस्थाएं बताई गई है। प्लाज्मा अवस्था ये चौथी अवस्था है हमारी, जो स्टार है उसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था। उसके बाद जब तारा 6000 डिग्री पे होगा तो लाल दिखेगा। जब
20,000 पे होगा तो सफेद दिखेगा, और लाखों डिग्री में होगा तो वो नीला दिखाएगा। तो इससे हम उसके गर्मी का पता लगा सकते हैं, उन स्टार की गर्मी का, ऊष्मा का पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो अभिनव तारा बताया मैंने, एक अभिनव तारा या सुपरनोवा, या बोल सकते हैं इसको विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा क्या करता है, जब टूटता है तो कई टुकड़ों में बंट जाता है। तो उससे क्या होता है, कई न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं, पल्सर, क्वेसर। जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो सिकुड़ के क्या बन जाता है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का भी मैंने पूरा आपको बता दिया कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, और ब्लैक होल कितने घनत्व वाला होता है और कितना ही खतरनाक होता है। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।